assault under section 351 of the Indian Penal Code. Section 351 defines assault is whoever makes any gesture, preparation, intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that former will use a criminal force to the latter is commit an assault. मीन्स आपने कोई प्रिपरेशन की, आपने कोई तैयारी की, ऐसा माहौल खड़ा किया, जेस्चर, जिसकी वजह से जो आपके सामने है उसको लगता है कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के सामने बैठे हैं और आपने अचानक हॉकी निकाल ली, असॉल्ट स्टिक निकाल ली, ये भी असॉल्ट माना जाएगा. आई बात समझ में? मीन्स एनी जेस्चर और प्रिपरेशन, और ये प्रिपरेशन, ये जेस्चर सामने वाले के दिमाग में ये इफ़ेक्ट डालना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज़ करेंगे. अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इट विल अमाउंट टू असॉल्ट. Mere words do not amount to assault, but words which person uses may give his gesture preparation such a meaning as may make those gesture or preparation amount to assault. Means जैसे मैंने आपको बोला मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये असॉल्ट नहीं है. लेकिन मैं ये बोलूँ मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और उसके साथ साथ मैं कोई भी एक वेपन उठा लूँ, मैं कोई भी एक लकड़ी उठा लूँ, असॉल्ट बैटन उठा लूँ, तो ये आपका असॉल्ट कहलाएगा. मीन्स कि आप जो धमकी दे रहे हैं, आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं, उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन भी दिखा रहे हैं, तब वो असॉल्ट माना जाएगा. अदरवाइज नहीं. मियरली खाली बोल देना वो असॉल्ट नहीं होगा. असॉल्ट तब माना जाएगा जब आप बोलें और उसके साथ साथ कुछ करें, तब वो असॉल्ट माना जाएगा. असॉल्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? 2 इंग्रेडिएंट्स असॉल्ट के होते हैं. दैट मेकिंग ऑफ एनी जेस्चर और प्रिपरेशन बाय अ पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर. अकेले बैठ के आप कुछ कर रहे हैं, अकेले बैठ के बोल रहे हैं मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा और आपने, या इसके हाथ काट दूंगा और आपने तलवार निकाल ली, तो ये असॉल्ट नहीं है. आप जिसके लिए बोल रहे हैं वो आदमी वहाँ होना ज़रूरी है, और उस आदमी के सामने आपने ये जेस्चर, ये माहौल बनाया या ये प्रिपरेशन की, तभी वो असॉल्ट माना जाएगा. इन हिज एब्सेंस आप कुछ भी कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा. आई बात समझ में? आप असॉल्ट की कंप्लेंट ये लिखवाने के लिए नहीं जा सकते कि सर मिस्टर ए मेरे खिलाफ़ जो है मारने का प्लान बना रहे हैं और मुझे मेरे दोस्त ने बताया, तो वो कानून के हिसाब से बिल्कुल वैलिड नहीं है. लॉ जब तक खुद परसीव नहीं करेगा अपने सेंसेस से, तब तक लॉ उसको एविडेंस नहीं मानता. अक्सर आप कहते हैं कि आंखों देखी बात सही होती है, बट लॉ उसको भी नहीं मानता जब तक प्रॉपर एविडेंसेस अवेलेबल ना हो, एडमिसिबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो. ऐसे ही एविडेंसेस एडमिसिबल माने जाते हैं. ओके. और सेकेंड है इंटेंशन और नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज अ पर्सन प्रेजेंट टू अप्रीहेंड दैट द पर्सन मेकिंग इट इज़ अबाउट टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स टू हिम. और ये जेस्चर और ये प्रिपरेशन जो आपने किया है ये इंटेंशनली होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है क्राइम का डेफिनेशन इंटेंशन तो नेसेसरी है. ठीक है. विदाउट एनी इंटेंशन कोई भी क्राइम नहीं माना जाता, नेग्लिजेंस में आ जाएगा. मीन्स आपने अगर तलवार निकाली है तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप सामने वाले को डराएं. आपने तलवार निकाली जस्ट ऐसे ही, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है पिक्स पोस्ट करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं. जब तक कोई स्पेसिफिक आपके खिलाफ जेस्चर यूज़ ना हो तब तक आप असॉल्ट की कंप्लेंट उसके खिलाफ नहीं कर सकते. वो ये बोल के निकाले, आपका नाम लेके वो तलवार निकाले, तो मान सकते हैं.
अदरवाइज वो असॉल्ट नहीं कहलाएगा. ओके. Thus, an assault is a threat of using criminal force to another, accompanied by a real or apparent capacity to carry out the threat at once. Means, assault is, in simple word, is a threatening. Threatening with the support of your action. जब आप किसी को धमकी देते हैं, धमकी के साथ साथ आपने वो जेस्चर बनाया है, वो प्रिपरेशन किया है, तब वो असॉल्ट माना जाएगा. अदरवाइज नहीं माना जाएगा. A mere menace of a future injury is not assault, but the words of menace may give such character to the gesture or preparation of the speaker as to show an intention to use criminal violence, immediate violence. Conversely, the word may negative such as immediate intention and may reduce it to a mere threat of a future or conditional harm. The essence of the offense in the effect is reasonably produced upon the mind of the person. Means सिर्फ धमकी असॉल्ट नहीं होता. धमकी ऐसी हो जो आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी धमकी को वो प्रिपरेशन सपोर्ट कर रही है, या जेस्चर ऐसा हो, मीन्स आपका एक बैकग्राउंड ऐसा है जिससे आप जो बोल रहे हैं कि यस वो चीज़ हो सकती है, तो भी ये असॉल्ट माना जा सकता है. जैसे मैं आपको धमकी दूँ, आओ कोर्ट में देखता हूँ तुमको, तो ये तो लीगल वे है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप. लेकिन मैं ये बोलूँ आओ मेरे थाने में मैं आपको देखता हूँ, ये असॉल्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे उस बंदे की चलती है, वहाँ का वो वेल नोन है, वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो प्रॉब्लम होगी. ये असॉल्ट माना जा सकता है बिकॉज इट्स अ जेस्चर. ओके. तो ये असॉल्ट होगा, तो इसके लिए बहुत स्पेशल नॉलेज और पावर और स्पेशल केयर कोर्ट यूज़ करता है वाइल डिसाइडिंग दिस मैटर. ज़्यादा ग्रीवियस और सीरियस नेचर ऑफ क्राइम नहीं कहलाता ये. इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन और बोथ ये होता है. उसके बाद आ जाइए असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में डिस्टिंग्विशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द असॉल्ट इज एन समथिंग लेस देन द यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स. नो डाउट असॉल्ट आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन, जेस्चर और वर्ड्स यूज़ करना है, फोर्स यूज़ करना नहीं है. आपने किसी को बोला तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा, आपने डंडा, बाम्बू या सेल्फ डिफेंस स्टिक आपने उठा ली, तो भी इससे आपने सिर्फ मेंटली हार्म किया है, आपने फोर्स यूज़ नहीं की. और क्रिमिनल फोर्स आपने देखा है कि आप अपनी कोई चीज़, अपनी कोई वेपन, अपना बॉडली फोर्स किसी और पर यूज़ करते हैं, तब वो फोर्स है. मतलब क्रिमिनल फोर्स में आप टच करते हैं डायरेक्टली और बाय एनी वेपन और बाय एनी सोर्स, तो वो फोर्स कहलाएगा. आई बात समझ में? इट कंसिस्ट एन अटेम्प्ट टू ऑफर बाय अ पर्सन having present ability with the force to do any hurt or violence to the another. It is committed whenever well-founded apprehension of immediate peril from the force already partially or fully put force in a motion, and assault is included in every use of criminal force. Assault criminal force के लिए एक ingredients है. कोई भी criminal force के पीछे assault compulsory है, बट एवरी असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स कंपलसरी कंटेन नहीं करता. कई बार आप सिर्फ धमकी देते हैं, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, आपने निकाल भी लिया कुछ वेपन, बट देन टू ये ज़रूरी नहीं है 100% कि आप यूज़ ही कर दें. कई बार आप डराने के लिए करते हैं. जिनके पास गन होती है उनको बहुत कम ही ऐसा मौका लगता है जब वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज सिर्फ डराने के लिए यूज़ होता है गन का. बट क्रिमिनल फोर्स विदाउट असॉल्ट पॉसिबल नहीं. आई बात समझ में? तो क्रिमिनल फोर्स में असॉल्ट इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट. हाउएवर फॉर असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स इज नॉट नेसेसरी. mere gesture
or preparation. It's only a main ingredient for assault. And the third one is that both gesture or preparation shall be supported with the ill intention of a mind. इंटेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आपको सेक्शन दिए हैं आईपीसी में, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको गिल्ट ऑफ द एक्यूज प्रूफ करना है तो इंटेंशन इज़ नेसेसरी. विदाउट इंटेंशन आप कुछ नहीं प्रूफ कर सकते, बीइंग एज अ प्रोसिक्यूशन. याद रखिएगा. सो इंटेंशन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट पार्ट. ओके. उसके बाद हम आते हैं असॉल्ट एंड अफ्रे. ये क्या कहलाता है, क्या डिफ्रेंशिएशन है? द डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड अफ्रे इज असॉल्ट, यू नो, द असॉल्ट कैन टेक प्लेस एनीवेयर, आइदर इन पब्लिक प्लेस और इन प्राइवेट, और अफ्रे कैन बी कमिटेड इन पब्लिक एरिया. अफ्रे आपको मानो जब दो लोग पब्लिक प्लेस में लड़ते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं. असॉल्ट आप कहीं पे भी कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे भी, प्राइवेट प्लेस पे भी, वो असॉल्ट माना जाता है. मैं आपके घर आया, आपने अपना बड़ा सा डॉगी मुझे दिखाया कि सर अभी आप उठे ना तो ये डॉगी आपको काटेगा, तो ऐसे में ये भी असॉल्ट ही माना जाएगा. ओके, ये भी असॉल्ट का ही पार्ट है. उसके बाद असॉल्ट एंड एन ऑफेंस जस्ट अगेंस्ट द पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल. अफ्रे इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पीस. असॉल्ट किसी भी एक आदमी के खिलाफ आप कर सकते हैं, बट अफ्रे पब्लिक पीस के अगेंस्ट होता है. असॉल्ट में बी कमिटेड बाय वन और मोर पर्सन. अफ्रे मस्ट बी कमिटेड बाय टू और मोर. अकेले तो आप लड़ाई कर नहीं सकते एक दूसरे से, पर धमकी आप अकेले ही देते हैं. तो नंबर ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो नेसेसरी. असॉल्ट इज पनिशेबल with the 3 months fine. Affray is punishable with 1 month or 100 rupees fine. तो अफ्रे थोड़ा लेस सीरियस देन असॉल्ट माना जाता है. अब उसके बाद आइए किडनैपिंग, अबडक्शन, सेल ऑफ अ माइनर, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर. सेक्शन 359 टू सेक्शन 374. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 359, 360 and 363. Kidnapping is of two kinds. First, kidnapping from India. Second, kidnapping from lawful guardians. एक किडनैपिंग जो आप इंडिया से करें, बाहर लेके जाएं आउट ऑफ इंडिया, या दूसरा जब आप किसी की लॉफुल गार्डियन से, उसकी बगैर कंसेंट के गार्डियन के, इस पर्सन को आप लेके जाते हैं. द लेटर इज अ वेरी कॉमन ऑफेंस इन इंडिया. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 360. Thus, whoever convey any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. आप इंडिया के बाहर लेके जाते हैं किसी को विदाउट हिज कंसेंट, या उसके ऊपर जो लॉफुल अथॉरिटी है विदाउट देयर कंसेंट, सो इट इज़ नोन एज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. तो इसमें याद रखिए, जिस बंदे का आपने किडनैप किया है, जिसकी आपने फोर्सफुली कस्टडी ली है, उसको इंडिया के बाहर अगर आप लेके जाते हैं तभी वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मानी जाएगी. उसके लिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन है. Thus, an offense of kidnapping from India can be committed on any person of any age. यहाँ पर एज लिमिट नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा. किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन में एज है, लेकिन किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में देयर इज़ नो एनी एज लिमिट. सो कीप इट इन माइंड. ओके. But if the person or his guardian consent, then the offense cannot be committed. Such is not a case with kidnapping from lawful authority. Kidnapping from India is different from the lawful authority. ठीक है. 3 points to be proved in a case of kidnapping from India. 3 ingredients आपको दिए हुए हैं.
that a person kidnapped was at the time of offense in India, but obviously इंडिया में होना ज़रूरी है एग्रीव पर्सन का जिसका आपने किडनैप किया है. सेकेंड, दैट एक्यूज कन्वेड हिम और हर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया. किडनैप करके इंडिया के बाहर लेके जाना है, इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट के बाहर लेके जाना है, तभी ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा. और थर्ड, द एक्यूज डिड सो विदाउट हिज कंसेंट और द कंसेंट ऑफ अनदर लीगली ऑथराइज्ड टू गिव कंसेंट ऑन हिज और हर बिहाफ. मीन्स उसके कंसेंट के बगैर लेके जाना है इंडिया के बाहर, या उसकी जगह पे कोई ऑथराइज पर्सन है जो कंसेंट देगा, उनकी परमिशन के बगैर लेके गया, देन इट अमाउंट टू किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया अंडर सेक्शन 360 एंड द पनिशमेंट इज 7 years फाइन और बोथ अंडर सेक्शन 363 ऑफ IPC. अब सेकेंड वन आते हैं जो अपने इंडिया में बहुत कॉमनली यूज़ है. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के केसेस बहुत लीस्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है बट बहुत कम है. लेकिन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन ये बड़ा कॉमन आपको देखने मिलता है. सेक्शन 361 टू सेक्शन 363 क्या है ये? Whoever takes or entice a minor male under 16 years of age. सबसे पहला इंग्रेडिएंट माइनर मेल है तो 16 years ऑफ एज है. माइनर फीमेल है तो 18 years ऑफ एज है. ठीक है. एंड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ कीपिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन. तो अनसाउंड माइंड के लिए, इंसैन पर्सन के लिए कोई एज लिमिट फिक्स नहीं है. तो 3 तरह के पर्सन का आप किडनैप करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्डियंस. मेल अप टू 16 years, फीमेल अप टू 18 years और इंसेन पर्सन ऑफ एनी एज. ऐसे अगर आपने उनको लिया विदाउट द कंसेंट ऑफ अ गार्डियन, उसको आप अपनी कस्टडी में लॉफुल गार्डियनशिप से अलग लेके गए, तो इट अमाउंट टू किडनैपिंग अंडर सेक्शन 361. इसमें आपको 7 years का इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ हो सकता है. ओके. इसको आप कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर मेजर्स का क्या? मेजर के लिए किडनैपिंग अलाउड नहीं होती, क्योंकि किडनैपिंग का डेफिनेशन कहता है यू शुड टेक अवे दैट पर्सन फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप. और मेजर पर्सन में लॉफुल गार्डियन नहीं होता कोई, इसके लिए किडनैपिंग नहीं कहा जाएगा. अबडक्शन कह सकते हैं. वो आपका होता है जब आप किसी मेजर आदमी को लेके जाते हैं, अपने यहाँ बंद कर लेते हैं. अबडक्शन कह सकते हैं, किडनैपिंग नहीं. किडनैपिंग सिर्फ 3 चीज़ों में लागू होती है. जब वो मेल पर्सन 16 years के नीचे हो, फीमेल है तो 18 years के नीचे हो, और कोई इंसेन पर्सन है. विदाउट कंसेंट अगर आप ले गए हैं तो आप पे किडनैपिंग के चार्ज लगते हैं. ओके. लॉफुल गार्डियन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुल इंटरेस्टेड with the care and custody of that minor or other person. Guardianship, as per the Guardianship and Ward Act, guardians are those person who are having a legal and lawful authority over that infants, over that minor person, over that person who is disabled by the law, by the criminal force or by the anything else. वो मान सकते हैं, तो उसको आप गार्डियनशिप बोल सकते हैं. ठीक है. एक्सेम्पशन आपको दिया हुआ है that this section does not apply to the act of a person who in a good faith believe himself to be a father or entitled to the custody of illegitimate child unless the act is committed for immoral or unlawful purpose. अगर आपकी वाइफ आपके बेटे को लेकर मैके चली जाती है लड़ाई करके या जो भी करके, आप घर जाते हैं अपने मैके विदाउट योर वाइफ्स कंसेंट, आपने अपने बच्चे को उठाया और वापस लेके आए, देन टू आप पे किडनैपिंग के चार्ज नहीं लगेंगे. एग्जम्पशन है. इलेजिटिमेट चाइल्ड आपका ही है,
तो एग्जम्पशन है, ऐसे में आपको किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए एक चीज़ और प्रूफ होनी चाहिए कि आप ये जो कस्टडी ले रहे हैं ये इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए ना हो। देन योर एक्शन इज नॉट अमाउंट टू किडनैपिंग। किडनैपिंग के चार्ज अपने बच्चे की कस्टडी लेने में किडनैपिंग नहीं लगती, याद रखिएगा। ओके, भले ही आइदर ऑफ द स्पाउस की मर्जी ना हो, बट देन टू अगर एक ने दूसरे के कस्टडी से लिया तो वो किडनैपिंग नहीं है। ठीक है, तो 4 मेन पॉइंट हैं जो किडनैपिंग के लिए प्रूफ होना ज़रूरी है। मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ किडनैपिंग क्या क्या हैं? द पर्सन किडनैप वॉज देन अ पर्सन ऑफ 16 ईयर्स इफ ही इज मेल, 18 ईयर्स इफ शी इज़ फीमेल, और इंसेन पर्सन। सबसे पहला ये प्रूफ होना जरूरी है। सेकेंड, दैट सच पर्सन वॉज इन अ कीपिंग ऑफ अ लॉफुल गार्डियनशिप। लॉफुल गार्डियनशिप के अंडर भी होना चाहिए। जैसे आप रोड पे चले जा रहे हैं, आपने सिग्नल पे देखा एक माइनर बच्चा रोड पे लेटा हुआ है, पड़ा है, आपको दया आ गई, आपने उसको उठाया और लेके चले गए, और वो अनाथ है। तो ऐसे में लॉफुल गार्डियन से आपने वो कस्टडी नहीं ली है, तो वो किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि उसका कोई गार्डियन ही नहीं था। बट आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। ये जो भी आप करेंगे वो आप लोकल अथॉरिटी को बता के, एटलीस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके करिए कि आपको वो बच्चा पसंद आ गया, आपने उस बच्चे को उठाया, कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं, कोई इलीगल इमोरल पर्पस के लिए नहीं, और उस बच्चे को आप अपने साथ ले जाते हैं, देन इट विल नॉट अमाउंट टू किडनैपिंग। किडनैपिंग तभी होगी जब आप लॉफुल गार्डियनशिप से ले जाएं। थर्ड वन, द एक्यूज टुक और एंटाइज सच माइनर आउट ऑफ सच कीपिंग। या तो आपने एक्यूज को एंटाइज किया, चल बेटा तुझे मैं बहुत अच्छे, तेरा पापा तेरे को मारता है, तेरी मम्मी तेरे को मारती है, चल मैं तुझे अच्छी जगह लेके जाता हूँ। ये भी एक तरीके का इंटाइसमेंट होता है। और उस बच्चे को अगर आपने ये बोल के, और बच्चा अगर आपके साथ भी आता है, आप बोलेंगे सर उसकी कंसेंट थी, तो ये कंसेंट इज़ नॉट वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है, द कंसेंट ऑफ अ माइनर इज़ वॉइड अब इनिशियो, तो दैट कंसेंट इज़ हैविंग नो ग्राउंड। तो याद रखिए, ऐसी कोई भी चीज़ आप करते हैं तो इट इज़ अमाउंट टू किडनैपिंग। एंड द फोर्थ वन, दैट शी डिड सो विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन। आपने किसी मैरिड वुमेन को लेके गए साथ में विदाउट द परमिशन ऑफ हर हस्बैंड, देन किडनैपिंग चार्ज लग सकता है, क्योंकि लॉफुल गार्डियनशिप बोली गई है। और एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन, पारसी, एनी मैटर, इफ द हस्बैंड इज मेंटेनिंग his wife, then in that case husband is the lawful guardian of his wife। ये याद रखिए। तो जब भी अगर आपको किसी की वाइफ को लेके जाना है तो फर्स्ट टेक द परमिशन फ्रॉम द हस्बैंड। अब मिले नहीं मिले वो आपके ऊपर है, बट अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप पर किडनैपिंग का चार्ज वो हस्बैंड लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अबडक्शन, सेक्शन 362। अबडक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। अबडक्शन विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज पेनलाइज्ड। दस अबडक्शन विथ द इंटेंट टू रॉब और टू मर्डर बिकम एन ऑफेंस। मीन्स अबडक्शन, जब आप ये इंटेंशन हो आपके दिमाग में कि मुझे उसको लूटना है, मुझे उसका मर्डर करना है, तभी ये अबडक्शन माना जाएगा, अदरवाइज अबडक्शन ऑफेंस नहीं है। इट इज़ अंडर सेक्शन 362। इसको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अबडक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस, बट अबडक्शन विद इंटेंट टू रॉब एनी पर्सन, टू मर्डर एनी पर्सन, then it is a punishable offense and you should be penalized for a commission of this act।
डेफिनेशन क्या है इसका? whoever by force compels or deceitful means induce any person to go from any place is said to abduct that person. abduction में आप अपनी फिजिकल फोर्स यूज़ करें ये नेसेसरी नहीं है। आप किसी को भड़का भी देते हैं तो भी वो अबडक्शन कहलाता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करने के लिए आप बोल देते हैं तो भी वो अबडक्शन कहलाता है। तो ये सारा का सारा पार्ट आपका अबडक्शन कहलाएगा, जहाँ पे आप एक आदमी को इंड्यूस करते हैं दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो भी वो अबडक्शन कहलाता है। और इसके पीछे आपका इंटेंशन शुड बी इल इंटेंशन नहीं है, then it is not amount to abduction. This section merely a definition of the word abduction which occurs in some penal provisions which follows. Abduction is made an offense when it is committed with the certain aggravating circumstances mentioned in 364 to 368. Abduction तब तक ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक ये इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते जो आपको दिए हुए हैं सेक्शन 364 टू 368 तक। क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। 362 रिक्वायर्ड टू इसेंशियल। फर्स्ट, फोर्सेबल कंपल्सन और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मीन्स। आपने जानबूझ के फोर्स करके किसी को कंपेल किया तो ये अबडक्शन माना जाएगा। कंपेल फॉर मूवमेंट, कहीं जाने के लिए फोर्स करके, और ये फोर्स क्रिमिनल फोर्स होनी चाहिए, इलीगल फोर्स। आप दोस्तों को जिद करके कहीं लेके जाते हैं तो वो अबडक्शन नहीं कहलाएगा, बट उसके बार बार मना करने के बाद भी आप लेके जाते हैं देन इट अमाउंट टू अबडक्शन। ओके। और डिसीटफुल मीन्स होना चाहिए, मीन्स आपका मोटिव इंटेंशन वो क्लियर नेचर का नहीं हो तो ये अबडक्शन कहलाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सच कंपल्सन और इंड्यूसमेंट मस्ट बी टू मेक अ पर्सन गो फ्रॉम एनी प्लेस, मीन्स उसका मूवमेंट भी जरूरी। तो अंडर सेक्शन 362 टू इसेंशियल थिंग्स आर नेसेसरी। दैट फर्स्ट वन इज आप किसी को फोर्सली इंड्यूस करें, डिसीटफुल मीन्स के लिए इंड्यूस करें फॉर अ मूवमेंट, और सेकेंड मोमेंट हो जानी चाहिए, देन ये कहलाता है अबडक्शन अंडर सेक्शन 362। अब उसके बाद आते हैं किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर अ पर्पस ऑफ बेगिंग। ये बहुत कॉमन क्राइम इन इंडिया है कि आप माइनर को तैयार करते हैं, किडनैप करते हैं बेगिंग के लिए। आप एक स्टेट से एक माइनर को उठा के लेके जाते हैं, दूसरे स्टेट में रख देते हैं और वहाँ पे उससे आप भीख मंगवाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रैकेट है हमारे इंडिया में आज के डेट में भी। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए और क्या उसके लिए प्रोविजंस हैं, ये आपका अंडर सेक्शन 363A में आपको फुल प्रोविज़न दिया हुआ है। दैट इज़ किडनैपिंग और मेमिंग ऑफ अ माइनर फॉर अ पर्पस ऑफ बेगिंग। Whoever kidnaps any minor or not being a lawful guardian of a minor obtain the custody of the guardian of the minor in order that such minor may be employed or used for a purpose of begging is punishable with the imprisonment of either description which extend to 10 years and shall be liable to fine। यहाँ पे may भी नहीं है, दो वर्ड याद रखिए, आपको आईपीसी में दिया हुआ है। एक है shall, SHALL, इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता, इसमें कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज़ नहीं कर सकता, ही हैज़ टू गो विद द लॉ। बट अगर मे दिया हुआ है ऐसे में डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट यूज़ करता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी माइनर का किडनैप करते हैं फ्रॉम लॉफुल गार्डियन, आप उस माइनर की कस्टडी अपने पास लेते हैं ये जानते हुए कि आप उस माइनर के लॉफुल गार्डियन नहीं है और आपका इंटेंशन क्लियर है कि उस माइनर का यूज़ आपको बेगिंग के लिए करना है, आप पकड़े गए तो आपको 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ लगेगी, साथ में फाइन इज़ कंपल्सरी। सेकेंड पॉइंट है
whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for a purpose of begging is punishable with imprisonment of life and shall also liable to fine. अगर आप ऐसे माइनर को इंड्यूस करते हैं, पालते हैं, उसके तैयार करते हैं उसको कि आगे चल के ये भीख मांगेगा और मेरे लिए काम देगा, तो इसमें आपको आपका इंटेंशन और ज़्यादा गंदा माना जाता है और उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ आपको लग सकती है. एंड थर्ड वन, where any person not being a lawful guardian of a minor employs or use such minor for a purpose of begging, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he kidnapped or otherwise obtained the custody of the minor in order that the minor must be employed or for use of a purpose of begging. अगर आपके पास ऐसे कोई माइनर की कस्टडी है जिसका यूज़ आप बेगिंग के लिए करते हैं, तो ऐसे में डीम्ड माना जाएगा कि आपने उस बच्चे का किडनैप किया, अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्ट्रेरी आप प्रूव ना कर दें. बट देन टू यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट बिकॉज यू आर नॉट अ लॉफुल गार्डियन, एंड विदाउट लॉफुल गार्डियन यू आर नॉट सपोज टू टेक कस्टडी ऑफ एनी माइनर. माइनर के लिए सेम यहाँ पे एज है, मेल के लिए 16, फीमेल के लिए 18. तो बेगिंग क्या है? माइनर तो आपको समझ में आ गया, किडनैपिंग किया आपने वो समझ में आ गया. अब यहाँ पे दिया है फॉर अ पर्पस ऑफ बेगिंग, ये किडनैपिंग होनी चाहिए, ये भी आपको दिया हुआ है. क्या है वो बेगिंग? बेगिंग मीन्स a soliciting or receiving alms in a public place, whether under such pretense of singing, dancing, fortune telling, performing tricks or selling articles or otherwise. सिर्फ हाथ फैला के भीख मांगना ही भीख मांगना नहीं है. किसी भी ढंग से इंटरटेन कर रहा है वो बच्चा तो भी वो बेगिंग माना जाएगा. कुछ सामान बेच रहा है, आपने सिग्नल्स में देखा है बहुत सारे बच्चों को सामान बेचते हुए, वो भी बेगिंग कहलाता है. ऐसी कोई भी चीज़ जो वो पब्लिकली कर रहा है कुछ पैसे लेने के लिए, तो वो बेगिंग कहलाएगी. और पैसे के साथ साथ कुछ सामान भी अगर वो लेता है, देन टू इट अमाउंट टू बेगिंग. ठीक है. एंड बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. आप रोक नहीं सकते इस सिंडिकेट को, क्योंकि आप नॉर्मल यही इसी इंप्रेशन में रहते हैं कि सर हम क्या करेंगे इसके खिलाफ़. इतना तो कर सकते हैं कि उस बच्चे को भीख देना बंद कर दें. अगर किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट बंद हो जाएगा तो वो बिजनेस अपने आप ख़त्म होगा. मैंने आपको हमेशा समझाया है कि एक सिटीज़न अगर खुद चाहे तो सारे के सारे क्राइम इमीडिएटली बंद हो सकते हैं. अगर उन बच्चों को आप दया में आके आप उस बच्चे को कुछ दे देते हैं, लेकिन आपका उस बच्चे को ग्रेटिट्यूड करना, उस बच्चे को पैसे देना, वो कहीं ना कहीं आप खुद भी बेगिंग के इस बड़े सिंडिकेट को सपोर्ट दे. याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कोई भी बिजनेस तभी चलाते हैं जब उसमें प्रॉफिट होता है. तो इस चीज़ को आगे से याद रखिए. एटलीस्ट इन्फॉर्म द अथॉरिटी. बीइंग एज अ लीगल फील्ड, आप एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के, एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट के आप खुद उसके मेंबर हैं. अब तो इट्स योर ड्यूटी. बहुत सारे एनजीओज अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपके, जब आप लीगल प्रैक्टिशनर बनते हैं तो आपके यहाँ आपके दोस्तों से ज़्यादा पुलिस वालों के नंबर होते हैं. यू मे इन्फॉर्म. उस बच्चे को रिफॉर्मेशन सेंटर में डलवाइए, क्योंकि अगर लॉफुल गार्डियन भी है और वो ऐसा कोई काम कराता है, देन ऑल्सो इट इज़ इलीगल एंड पनिशेबल ऑफेंस. तो इतना आप कर सकते हैं. बट इस तरह से उनको पैसे देकर अपनी दया में लाकर कहीं ना कहीं आप दया नहीं दिखाते हैं, उस माइनर का आप और नुकसान कर रहे हैं. आपको सही में दया आ रही है तो आप यही करिए. या ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको कुछ खाने पीने को दे दो,
पैसे मत दो, जिससे जो उसका मेन मालिक है उसको लॉस हो इन चीज़ों का। और जब उसको लगेगा कि ये बच्चों को अब आजकल कोई भीख नहीं देता, तो शायद किडनैपिंग भी रुक सकती है। शायद, हर चीज़ ऐसे नहीं होती, बट ट्राई करना आपका काम। सेकेंड, एंटरिंग इन अ प्राइवेट प्रीमाइसेस फॉर अ पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म। पब्लिक प्लेस पे कर रहा है वो बंदा, वो बच्चा, या किसी प्राइवेट प्लेस पे भी गया मांगने के लिए, तो भी वो बेगिंग है। एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, एक्सटॉर्शन, आर्म्स, एनी सोर, वुंड, इंजरी, डिफॉर्मिटी और डिसीज वेदर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन और ऑफ एनिमल। आपने देखा होगा सिग्नल्स पे जो छोटे छोटे बच्चे जो गोद में रहते हैं वो हमेशा सोए हुए ही रहते हैं, उनको डोज दिए जाते हैं मॉर्फिन के, इसकी वजह से वो हमेशा नींद में रहते हैं। आप कभी भी ध्यान रखिए, जितने छोटे बच्चे उनकी गोद में होंगे वो बच्चा आपको हमेशा सोते हुए मिलता है, इंजर्ड मिलेगा, ताकि आपके मन में दया आए और आप उसको पैसे दें। इसके लिए किया जाता है ये। यूजिंग माइनर एज ए एग्जिबिट फॉर पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। माइनर का आप इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी पैसे लेने के लिए, कुछ फेवर लेने के लिए, देन इट अमाउंट टू बेगिंग। दैट द डिस्टिंग्विशन बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन। ये एक जनरल प्रैक्टिस में आपके सामने एक ये डाउट क्रिएट होता है कि किडनैपिंग और अबडक्शन लुक लाइक सेम, तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क समझिए। अबडक्शन कैन बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑफ एनी एज। अबडक्शन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हाउएवर किडनैपिंग के लिए एज फिक्स है, दैट इज 16 years for male person, 18 years for female person. Second, in a case of abduction, the means used by the abductor are material. The person abducting must either use compulsion, force, deceitful means. Means abduct करने के लिए आप criminal force यूज़ करते हैं, deceitful means यूज़ करते हैं, बट किडनैपिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार फोर्स ही यूज़ करें। किसी बच्चे को आप बहला फुसला के भी लेके जाते हैं तो वो भी अलाउड है। तो यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स नेसेसरी है किडनैपिंग के लिए, ये नहीं है, बट एब्डक्शन के लिए क्रिमिनल फोर्स इज द नेसेसरी पार्ट। द कंसेंट ऑफ अ विक्टिम प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ऑफेंस। अब्डक्शन में वो मेजर है तो उसकी कंसेंट मानी जा सकती है, लेकिन माइनर में, किडनैपिंग में, जब उसकी एज ही माइनर है एंड द कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल वॉइड एब इनिशियो, ऐसे में इसकी उसने कंसेंट दी हो ना दी हो, इट इज़ ज़ीरो। ओके। फोर्थ वन, इन अ केस ऑफ अ किडनैपिंग द इंटेंशन ऑफ अबडक्टर इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अबडक्शन में इंटेंशन इज़ नेसेसरी। आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं उस आदमी को, ये जानना भी ज़रूरी है, लेकिन किडनैपिंग में इंटेंशन पूरी तरह से नेसेसरी नहीं होता, इररिलेवेंट माना जाता है। आप किसी भी इंटेंशन से लेके जाएं, आप अच्छे ही इंटेंशन से लेके जा रहे हैं कि उस बच्चे को मुझे पालना है, आप लेके गए, देन टू इट इज़ इलीगल इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द गार्डियन, लॉफुल गार्डियन। देन आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो कि सर मैं तो उस बच्चे को बंगले में रखना चाहता था, देन टू वो ज़ीरो है एंड इट अमाउंट टू किडनैपिंग। ओके। तो अबडक्शन में आपका इंटेंशन नेसेसरी है, किडनैपिंग में इंटेंशन कैसा भी हो वो ऑफेंस ही कहलाएगा। Abduction has a reference exclusively to the person abducted. If any person forcibly compelled or deceitfully induced to go from any place, no matter how short a distance, abduction takes place. आपने एक जगह से उठाकर हार्डली 100 मीटर उसको दूर लेके गए, देन टू abduction लग गया आप पे चार्ज।
मीन्स डिस्टेंस इज नो मैटर। लेकिन किडनैपिंग में लॉफुल गार्डियन से लेके जाइए, और अगर मेजर है तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा है इंडिया से बाहर लेके जाना जरूरी। मीन्स सम शॉर्ट ऑफ अ डिस्टेंस कवर करना ज़रूरी है किडनैपिंग के लिए। वाइल एब्डक्शन 100 मीटर भी अगर आप उस आदमी को उसकी मर्ज़ी के बगैर लेके गए तो वो एब्डक्शन के चार्ज आप पे लगा सकता है। 6.1 अब्डक्शन इज़ एन ऑक्सिलरी एक्ट नॉट पनिशेबल बाय इटसेल्फ अनलेस एंड अनटिल आपका कोई इंटेंशन उसमें प्रूफ ना हो। लेकिन किडनैपिंग में इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। इंटेंशन आपका कितना भी अच्छा हो बट इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। अब्डक्शन एंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया आर कंटिन्यूइंग ऑफेंस। बट ऑब्वियस है लेके गए जब तक उसकी कस्टडी वापस हैंड ओवर नहीं होती या वो पर्सन वापस अपनी प्लेस में नहीं आता तो ये क्राइम कंटिन्यूस ही कहलाएगा। तो दीज आर द ऑफेंस एंड दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन अब्डक्शन एंड किडनैपिंग।